Hello everyone. I hope you all are doing well. So हमने अपनी पिछली क्लास में जो नीट एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं यूनिट 3 चैप्टर 1 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ को हमने डिस्कस करना स्टार्ट किया था। वहाँ पे हमने अबाउट 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। अभी इसी वीडियो में हम उन्हीं क्वेश्चंस को कंटिन्यू रखेंगे जो हमारे पास 2014 से लेकर 2020 तक जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो जो मैंने एनालाइज़ किया वो मैंने देखा कि अराउंड 45 क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए हैं। 45 क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड इन द नीट एग्ज़ाम फ्रॉम ईयर 2014 टू 2020 इस स्पेसिफिक चैप्टर से विच इज़ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो हम ऑन एवरेज कह सकते हैं कि अराउंड 6 to 7 क्वेश्चंस हर बार पूछे गए हैं इन इस चैप्टर से। 6 to 7 इवन मोर देन 7, कई बार तो 10 क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं इस चैप्टर से। तो यहाँ से आप पता लगा सकते हैं कि ये चैप्टर कितना इम्पॉर्टेंट है। और जो जितने भी मोस्टली जो क्वेश्चंस मैंने देखे वो मैंने ऑब्ज़र्व किया कि वो डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही पूछे गए हैं। डायरेक्ट एज इट इज़ जो एनसीईआरटी की लाइंस हैं उनको एज इट इज़ उठा के क्वेश्चन जो है वो बनाया गया है। तो अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी भी पढ़ते हैं, 2-3 बार आप उसकी प्रॉपर रीडिंग करते हैं 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटीज़ को, तो भी आप जो नीट के अंदर क्वेश्चंस आते हैं बायो के, तो आप उनको बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे मैं हर एक चैप्टर जब ख़त्म हो जाएगा या फिर 2 चैप्टर्स कंप्लीट होने के बाद जो है वो क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगी। इसी तरीके से जैसे हमने ये चैप्टर कंप्लीट हुआ तो इसकी क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, इसी तरीके से जब हम आगे आने वाले जो चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे तो हम उनके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। सो लेट गेट स्टार्टेड। सो जो 21st क्वेश्चन है हमारे पास, ये जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी में गिवन नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी में जो साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स हैं उनके बारे में कुछ ज़्यादा गिवन नहीं है। लेकिन जो मैंने वीडियो बनाया था साइटोस्केलेटन के ऊपर, वहाँ पे मैंने इसको थोड़ा बहुत डिस्कस किया था कि कौन कौन से साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। तो वहीं से ये क्वेश्चन जो है, वहाँ से अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो देखें, और जब आप वो वीडियो देखेंगे तो आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो दे पाएंगे। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो सॉलिड लीनियर साइटोस्केलेटल एलिमेंट है जिसका जो डायामीटर है वो 6 नैनोमीटर है, जो डायामीटर है वो 6 नैनोमीटर है, एंड इट इज़ मेड अप ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर, और एक सिंगल मोनोमर से बना हुआ है वो कौन सा है। तो सबसे पहले तो हमने 3 टाइप्स ऑफ साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स को डिस्कस किया था। वो कौन से 3 टाइप हैं साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर के? फर्स्ट वन इज़ माइक्रोफिलामेंट, द सेकेंड वन इज़ माइक्रोट्यूब्यूल्स, और जो तीसरा था वो था हमारे पास इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो जब मैंने आपको वीडियो दिखाया तो वहाँ पे एक टेबल की फॉर्म में मैंने आपको बताया था इन तीनों के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं। जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं वो नैरोअर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि 6 नैनोमीटर डायामीटर में प्रेजेंट होते हैं। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं उनका जो डायामीटर है वो 25 नैनोमीटर होता है, और जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं उनका जो डायामीटर है वो 10 नैनोमीटर हो सकता है। तो सिर्फ इतनी सी इन्फॉर्मेशन अगर आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वो दे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो होगा माइक्रोफिलामेंट्स। और जो एक यहाँ पे जो दूसरा पार्ट है इसका, मेड अप ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर, ये भी हमने डिस्कस किया था कि जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं उनके अंदर कौन सा मोनोमर प्रेजेंट होता है? एक्टिन मोनोमर। इनको हम एक्टिन फिलामेंट्स भी बोलते हैं, या फिर जो हम कह सकते हैं कि जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं वो एक्टिन प्रोटीन से बने हुए होते हैं। एक्टिन जो है वो मोनोमर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है माइक्रोफिलामेंट्स के केस में। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारे पास माइक्रोफिलामेंट्स या फिर एक्टिन फिलामेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग। अब हमें इनको मैच करना है। सबसे पहले आप देखिए सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स आप चारों ऑप्शन को देखिए। इनफोल्डिंग्स इन माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, थाइलेकॉइड्स भी नहीं, न्यूक्लिक एसिड्स नहीं। सेंट्रियोल्स जो हैं वो बेसल बॉडी, सीलिया और फ्लैजिला में प्रेजेंट होते हैं। जब हमने सीलिया और फ्लैजिला के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था तो वहाँ पे हमने सेंट्रियोल्स को पढ़ा था। तो इसका जो ऑप्शन है ये हो गया 4th।
उसके बाद हम देखते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का किसके साथ रिलेशन है? थाइलेकोइड्स के साथ रिलेशन है। जब हमने क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया तो वहाँ पे हमने देखा था कि जो स्ट्रोमा होता है क्लोरोप्लास्ट का, जो इनर मेम्ब्रेन का जो स्पेस है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, और इस स्पेस को हम बोलते हैं स्ट्रोमा। तो इस स्ट्रोमा के अंदर इस तरीके से मेम्ब्रेनस सेक प्रेजेंट होते हैं जिनको हम थाइलेकोइड्स बोलते हैं। और इन थाइलेकोइड्स के अंदर जो क्लोरोफिल पिगमेंट है वो प्रेजेंट होता है, जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो क्लोरोफिल इज़ रिलेटेड विथ थाइलेकोइड्स। क्रिस्टा क्या होते हैं? इनफोल्डिंग्स होती हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। जो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन होती है, जो इनर मेम्ब्रेन है, वो इस तरीके से इनफोल्ड होती है, जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टा। तो ये हो गया 1। एंड राइबोजाइम्स। राइबोजाइम्स हम उन एंजाइम्स को बोलते हैं, ऐसे न्यूक्लिक एसिड्स जो एंजाइम्स की तरह बिहेव करते हैं। जब हम एंजाइम्स को पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे जो मोस्टली एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन कुछ जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं वो भी एंजाइम्स की तरह बिहेव करते हैं। तो इस तरीके के जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं जो एंजाइम्स की तरह एक्ट करते हैं उनको हम राइबोजाइम्स बोलते हैं। तो ये हो गया 4, 2, 1 एंड 3। तो इस तरीके से आपको ये मैच करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द सेल वॉल ऑफ फंगस इज। तो ये हमने सेल वॉल जब पढ़ा था तो वहाँ पे हमने देखा था काइटिन जो है वो होता है। सेल्यूलोज जो है वो प्लांट सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। पेप्टिडोग्लाइकन जो है वो बैक्टीरिया की सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। काइटिन जो है वो फंगस की सेल वॉल में हो गया। और हेमीसेल्यूलोज जो है वो कुछ एल्गी जो होती हैं उनकी सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया हमारे पास काइटिन। अगेन मैच द फॉलोइंग। थाइलेकोइड्स अभी हमने डिस्कस किया था। थाइलेकोइड्स क्या होते हैं? फ्लैट मेम्ब्रेन सेक इन स्ट्रोमा। क्रिस्टा क्या होता है? इनफोल्डिंग्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। सिस्टर्ने जब हमने गोल्जी बॉडीज़ के स्ट्रक्चर को देखा था तो गोल्गी बॉडीज़ में इस तरीके के जो डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम सिस्टर्ने बोलते हैं। तो डिस्क शेप्ड सेक इन सिस्टर्ने। और क्रोमेटिन जो है वो कंडेंस्ड फॉर्म है डीएनए का। तो इस तरीके से आप इसको मैच कर सकते हैं। अब आप देखेंगे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। थाइलेकोइड्स और क्रिस्टा हमने एक क्वेश्चन में पहले भी देखा और दोबारा फिर से हमसे पूछा गया है। तो इस तरीके से आप जब एनालाइज करें क्वेश्चंस को तो आप ये भी देखें कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स कम्प्लीटली लैक अ सेल वॉल। तो सेल वॉल किस किस में एब्सेंट होता है? एक तो एनिमल सेल्स में जो है वो सेल वॉल एब्सेंट होता है। उसके अलावा जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है माइकोप्लाज्मा, जो हमने पहली वीडियो में जो क्वेश्चंस डिस्कस किए वहाँ पे माइकोप्लाज्मा का पढ़ा था हमने। जो माइकोप्लाज्मा है उसकी भी सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होती है। तो यहाँ पे आपको बेसिकली ये ढूंढना है कि माइकोप्लाज्मा तो ऑप्शन में गिवन है नहीं, तो आपको यहाँ से ढूंढना है कि इनमें से कौन सा जो ऑर्गेनिज्म है वो एक एनिमल है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि सी फैन या फिर जो गॉर्गोनिया है वो एक एनिमल है जो कि बेसिकली एक सिलेंट्रेट है। जब हम पढ़ेंगे किंगडम एनिमेलिया को, वहाँ पे हम डिफरेंट फाइलम्स को पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक फाइलम आता है सिलेंट्रेटा। तो उसके अंदर आता है सी फैन या फिर गॉर्गोनिया। बाकी जितने भी ये ऑर्गेनिजम्स मेंशन्ड है उनमें सब में जो है सेल वॉल प्रेजेंट होती है। साइनोबैक्टीरिया में आपको पता है कि सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सेक्रोमाइसिस जो है वो ईस्ट का साइंटिफिक नेम है। ईस्ट जो है वो एक फंगस है। तो फंगस अभी हमने देखा था फंगस की सेल वॉल किससे बनी थी? काइटिन से बनी थी। ब्लू ग्रीन एल्गा जो है उसमें भी जो सेल वॉल है वो प्रेजेंट होती है। तो ऑप्शन क्या बच गया? सी फैन गॉर्गोनिया। आप इन नेम्स से घबराएं नहीं, जब हम यूनिट 1 को डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे ये जो सारे एग्जाम्पल्स हैं वो आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगे। द मोटाइल बैक्टीरिया आर एबल टू मूव बाय। ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो बैक्टीरिया को मोटिलिटी प्रोवाइड करता है, जो बैक्टीरिया के लोकोमोशन में हेल्प करता है? तो वो स्ट्रक्चर होता है फ्लैजिला। ये बैक्टीरियल सेल है, यहाँ पे एक फ्लैजिला प्रेजेंट होता है जो बैक्टीरिया की मोटिलिटी या फिर उसके लोकोमोशन में हेल्प करता है। इट प्रोवाइड्स मोटिलिटी टू द बैक्टीरिया, इट हेल्प्स इन लोकोमोशन इन केस ऑफ बैक्टीरिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following cell organelles is responsible for extracting energy from carbohydrates to form ATP। तो ऐसा कौन सा ऑर्गेनल है हमारे पास जो कि एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करता है कार्बोहाइड्रेट से ताकि एटीपी बना सके। अब एटीपी कहाँ पे जनरेट होता है? पावर हाउस ऑफ सेल हम कौन से ऑर्गेनल को बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। पावर हाउस मतलब वहाँ से हमें एनर्जी मिलती है, वहीं से हमें एटीपी जो है वो मिलता है अपने जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं उनको करने के लिए। तो ऐसा ऑर्गेनल कौन सा है हमारे पास? माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया तो हमने शायद 9th क्लास से ही हम पढ़ते आ रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज़ नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल, जहाँ से हमें एनर्जी जो है वो मिलती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एसोसिएशन ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन्स को हमने डिस्कस किया था। जब हिस्टोन प्रोटीन्स जो हैं वो एसोसिएट होते हैं एक न्यूक्लियोसोम के साथ तो वो क्या इंडिकेट करता है? तो जब हमने न्यूक्लियस को पढ़ा था तो वहाँ पे हमने न्यूक्लियोसोम को भी डिस्कस किया था, हिस्टोन प्रोटीन्स के बारे में भी पढ़ा था कि हमारे पास 5 टाइप्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, H2A, H2B, H3, H4 एंड H1। फिर हमने न्यूक्लियोसोम के स्ट्रक्चर को भी पढ़ा था कि न्यूक्लियोसोम किस तरीके से बनता है और वो कब बनता है? जब डीएनए जो है वो कोइल हो रहा होता है, जब डीएनए जो है वो कंडेंस हो रहा होता है। डीएनए एक नॉन डिवाइडिंग सेल में इस तरीके से क्रोमेटिन जो है लूज फाइबर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। फाइनली ये क्रोमोसोम्स की शेप में कंडेंस होता है। तो जब कंडेंसेशन होता है डीएनए का, जब वो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में बनता है तो उस टाइम पे हमारे पास न्यूक्लियोसोम जो है वो बनता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा हमारे पास? कब होता है एसोसिएशन? जब जो डीएनए है वो कंडेंस हो रहा होता है क्रोमेटिन फाइबर में, तब हमारे पास न्यूक्लियोसोम बनता है। फिर न्यूक्लियोसोम कॉम्पैक्ट होके और जो स्ट्रक्चर्स बनाता है उसको हम उस लास्ट में हमारे पास क्रोमोसोम्स जो है वो बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following components provide sticky character to the bacterial cell। तो जब हमने बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि बैक्टीरिया की जो लेयर्स होती हैं, बैक्टीरिया का जो सेल है उसकी जो आउटर एनवेलप है वो 3 लेयर्स से मिलके बना है। जो ये सबसे इनर वाले लेयर है इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है और उसके बाद जो लेयर है उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। तो ये 3 लेयर्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो हमारे ऑप्शन से हट जाता है क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो वैसे भी बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट नहीं होगी क्योंकि वो एक प्रोकैरियोटिक सेल है। तो इस ऑप्शन को आप हटा दें। उसके बाद हमारे पास 3 ऑप्शन बच गए जो बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट हैं। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? जो एक स्टिकी करेक्टर कौन प्रोवाइड करता है? तो जब हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखा था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो वो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, जो मूवमेंट अलाउ करती है आउटसाइड इन्वायरमेंट के साथ। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ऐसा कोई नहीं है क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो हर एक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती ही है, तो वो कोई स्टिकी नेचर प्रोवाइड नहीं करती है। उसके बाद हम देखते हैं सेल वॉल। सेल वॉल का क्या फंक्शन पड़ा था कि सेल वॉल तो है जो एक रिजिड स्ट्रक्चर है जो कि एक सेल को एक बेसिकली शेप प्रोवाइड करने का काम करता है। उसके बाद क्या बच गया हमारे पास? ग्लाइकोकैलिक्स। क्या बच गया? ग्लाइकोकैलिक्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो गया हमारे पास? ग्लाइकोकैलिक्स। अब ग्लाइकोकैलिक्स भी हमने 2 तरीके से पढ़ा था, एक था स्लाइम लेयर और दूसरा हमने क्या देखा था? कैप्सूल। अगर ग्लाइकोकैलिक्स एक थिन लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं स्लाइम लेयर, लेकिन अगर वो थिक और एक रिजिड स्ट्रक्चर की तरह प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं कैप्सूल। तो ये आपको याद रखना है। अगर आपको ये अच्छे से रिवाइज करना है तो आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं जहाँ पे हमने ग्लाइकोकैलिक्स को डिटेल में डिस्कस किया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू फॉर न्यूक्लियोलस। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोलस कहाँ पे प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोलस जो है वो न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होता है। तो न्यूक्लियोलस को जब हमने डिस्कस किया तो वहाँ पे हमने उसके फंक्शंस को भी डिस्कस किया था, स्ट्रक्चर भी हमने देखा था। तो ऑप्शंस को देखें आप। लार्ज न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन डिवाइडिंग सेल्स।
तो वहाँ पे हमने देखा था कि जब सेल डिवाइड होता है, जब एक सेल जो है वो 2 सेल्स में डिवाइड होता है, उस टाइम पे तो जो न्यूक्लियर एनवलप है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, न्यूक्लियोलस वाला जो स्ट्रक्चर है वो भी डिसअपियर हो जाता है। तो डिवाइडिंग सेल्स में तो न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता ही नहीं है, उस टाइम पे जो न्यूक्लियोलस है वो डिसअपियर हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हुआ हमारे पास? रॉन्ग स्टेटमेंट। सेकेंड जो है, इट इज़ अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, नहीं ये कोई मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है, ये तो क्रोमेटिन फाइबर्स और जो न्यूक्लियोप्लाज्म है उसके साथ कॉन्टिन्यूएशन में ही प्रेजेंट होता है। थर्ड है, इट टेक्स पार्ट इन स्पिंडल फॉर्मेशन, स्पिंडल फॉर्मेशन का जो काम है वो सेंट्रियोल्स का होता है, सेंट्रियोल्स हेल्प इन स्पिंडल फॉर्मेशन। तो ये तीनों स्टेटमेंट से हमारे पास गलत हो गए। फोर्थ स्टेटमेंट आप देखें, इट इज़ अ साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए, आरएनए की सिंथेसिस के लिए ये एक्टिव साइट है। ये एनसीईआरटी में क्लियरली गिवन है न्यूक्लियोलस का ये फंक्शन, कि जो न्यूक्लियोलस है वो राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है या फिर जो गोल्गाई एपरेटस है वो किस में पार्टिसिपेट करता है? तो जब हमने गोल्जाई बॉडीज़ के फंक्शंस को देखा था तो उसका जो मेजर फंक्शन है वो सिक्रीशन के अंदर होता है, सिक्रीशन ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, और वो सिक्रीशन किसकी फॉर्म में होता है? वेसिकल्स की फॉर्म में होता है, वेसिकल्स की फॉर्म में होता है। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स किस में हेल्प करता है? फॉर्मेशन ऑफ सिक्रीटरी वेसिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following events does not occur in rough endoplasmic reticulum? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस को हम डिस्कस कर चुके हैं। जो हमने पिछली वीडियो बनाई थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, वहाँ पे भी ये क्वेश्चन आया था और अभी फिर से रिपीट हो रहा है। तो आप रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस को अच्छे से याद रख लें। तो कौन सा इनमें से नहीं होता है? फोस्फोलिपिड सिंथेसिस नहीं होता है। फोस्फोलिपिड सिंथेसिस कहाँ पे होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनी राइबोसोम्स में एसोसिएट विद अ सिंगल मैसेंजर आरएनए टू फॉर्म मल्टीपल कॉपीज ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड साइमल्टेनियसली, सच स्ट्रिंग्स ऑफ राइबोसोम्स आर टर्म्ड एज। अब ये क्वेश्चन हम 2-3 बार डिस्कस कर चुके हैं, पिछली वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था और जब हमने बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को पढ़ा था वहाँ पे भी हमने डिस्कस किया था। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, कि जब एक mRNA के ऊपर बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच्ड हैं तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अभी ये फिर से मैच द फॉलोइंग, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन, गोल्जाई कॉम्प्लेक्स का और सेंट्रियोल्स का। अब ये क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर चुके हैं, 2-3 बार हमने आराम से डिस्कस कर लिया है। तो इसका आंसर भी आप खुद इसको सोल्व करने का ट्राई कीजिए। अगर आपसे हो पाता है, मतलब आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर अपने आप ढूंढिए, अपने आप इसको सोल्व करने का ट्राई कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइज ऑफ प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म या फिर हम इसको माइकोप्लाज्मा भी बोल सकते हैं। तो माइकोप्लाज्मा का एक करेक्टरिस्टिक हमने क्या पढ़ा था कि माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होती है। लेकिन यहाँ पे हमसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि जो साइज़ है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स का, जो PPLO है, जो प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स हैं उनका साइज़ क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये क्वेश्चन आपसे कहाँ से पूछा गया है। ये क्वेश्चन जब आप अपनी NCERT की बुक को ओपन करेंगे तो वहाँ पे एक फ़िगर गिवन होगा, वहाँ से ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। उस फिगर में आपको 4 सेल दिए गए हैं, एक यूकैरियोटिक सेल दिया गया है, एक वायरस का सेल दिया गया है, एक प्रोकैरियोट या फिर बैक्टीरिया का दिया गया है और चौथा जो है वो PPLO माइकोप्लाज्मा का गिवन है। तो वहाँ से ये क्वेश्चन दिया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है इट इज़ 0.1 माइक्रोन मीटर। वहाँ पे ये चारों गिवन है। ये जो साइज़ है 10 to 20 माइक्रोन मीटर, ये यूकैरियोटिक सेल का साइज़ है।
0.02 माइक्रोन मीटर जो है वो वायरसेस का साइज़ है, और 1 to 2 माइक्रोन मीटर किसका साइज़ है, प्रोकैरियोटिक सेल का। तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि एनसीईआरटी की जो सिर्फ जो लाइंस में जो वर्ड जो पैराग्राफ्स गिवन है सिर्फ वही इम्पोर्टेंट नहीं है, आप फिगर्स को भी अच्छे से देखिए, फिगर्स से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि जो ये क्वेश्चन है वो एक सिंपली एक फिगर से पूछा गया है आपसे। यहाँ पे 4 ऑप्शंस वही दिए गए हैं जो उस फिगर में गिवन है, चाहे आप चेक भी कर लीजिएगा बेशक से, ये 4 ऑप्शंस एज इट इज़ वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। द बायोसिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए अकर्स इन, अभी हमने डिस्कस किया था, तो इस क्वेश्चन को आप खुद सोल्व करें, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि जो बायोसिंथेसिस है राइबोसोमल आरएनए का वो कहाँ पे होता है। अभी 4-5 मिनट पहले ही हमने डिस्कस किया है इस क्वेश्चन का आंसर, तो आप ये देखें और इसको खुद सोल्व करने का ट्राई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंक्लूजन बॉडीज ऑफ ब्लू, ग्रीन, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आर। इंक्लूजन बॉडीज़ जो ब्लू ग्रीन एल्गे में, पर्पल या फिर ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं गैस वैक्यूल्स। सेंट्रियोल्स तो बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते नहीं हैं, ठीक है। तो इस तरीके ये भी जो है एज इट इज़ एनसीईआरटी की लाइन गिवन है। जितने भी क्वेश्चंस अभी तक हमने डिस्कस किए हैं ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही लिया गया है। आप चाहें तो जब आप एनसीईआरटी की बुक ओपन करेंगे तो वहाँ से आप देख भी सकते हैं कि ये एनसीईआरटीज़ से ही पूछे गए हैं। तो आप एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ें, 2-3 बार उसको रिवाइज़ करें, फिगर्स जो भी गिवन है, टेबल्स जो भी गिवन है, उन सबको अच्छे से याद करें, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस तो हैं जो हैं वो एनसीईआरटी पढ़ने से ही सॉल्व हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया हमारे पास गैस वैक्यूल्स। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हेल्प इन मेंटेनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम्स। अब ये क्वेश्चन जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, लेकिन जो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो राइबोसोम के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। हमें पता है कि जो राइबोसोम्स हैं उनमें एक स्मॉलर सब यूनिट होती है, एक स्मॉल सब यूनिट होती है, और एक लार्जर सब यूनिट जो है वो प्रेजेंट होती है। नॉर्मली जो है ये दोनों यूनिट्स अलग अलग जो है वो प्रेजेंट होती हैं साइटोप्लाज्म में, लेकिन जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है तो जो स्मॉलर यूनिट है और जो बिगर सब यूनिट है वो आपस में अटैच हो जाती हैं। तो इस स्ट्रक्चर को जो मेंटेन करने का काम है वो मैग्नीशियम आयंस करते हैं, Mg2+ आयंस। तो ये आपको याद रखना है कि मैग्नीशियम आयंस जो हैं वो राइबोसोम के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द कॉन्सेप्ट ऑफ ओमनिस सेलुला ई सेलुला रिगार्डिंग सेल डिवीजन वॉज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय। ये भी एज इट इज़ एनसीईआरटी से लिया गया है। ओमनिस सेलुला ई सेलुला का क्या मतलब है कि सेल्स दे अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो नया सेल बनेगा वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनेगा। ओमनिस सेलुला ई सेलुला का क्या मतलब हमारे पास कि जो सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही बनेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो रुडोल्फ विर्चो ने दिया था। स्केलेटन एंड स्वान उन्होंने सेल थ्योरी को प्रपोज किया था, ठीक है, और ये जो कॉन्सेप्ट है वो रुडोल्फ विर्चो ने दिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट माइटोकॉन्ड्रिया के लिए इनकरेक्ट है। तो आप देखें, जो आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, हमें पता है एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन इस तरीके से इनफोल्डेड होती है। तो जो आउटर मेम्ब्रेन है वो परमिएबल है टू मोनोमर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। मोनोमर्स कार्बोहाइड्रेट के क्या हुए, जैसे कि ग्लूकोज, फैट का ग्लिसरॉल हो गया, प्रोटीन्स का अमीनो एसिड्स हो गया, तो वो फ्रीली जो है वो पास कर सकते हैं थ्रू द आउटर मेम्ब्रेन। तो ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। सेकेंड आप देखें, एंजाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आर एम्बेडेड इन आउटर मेम्ब्रेन। ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है। एंजाइम्स जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के हैं वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। ये हमने डिस्कस किया था जब हमने माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर्स को पढ़ा था। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारे पास सेकेंड इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
बाकी स्टेटमेंट्स पे आप देख सकते हैं कि जो इनर मेम्ब्रेन है वो कॉन्वोल्यूटेड होती है इनफोल्डिंग्स में, जिनको हम बोलते हैं क्रिस्टा। तो ये स्टेटमेंट हो गई हमारे पास करेक्ट। फोर्थ देखें, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एक सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, इसीलिए हम इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल बोलते हैं, और राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ये स्टेटमेंट भी हमारे पास करेक्ट है। ठीक है, तो रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी है? सेकेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनल्स डज नॉट कंटेन डीएनए? तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि डीएनए 3 ऑर्गेनल्स में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है, और क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आप सर्च कीजिए, समझिए इस क्वेश्चन को, और इसका जो करेक्ट आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ये देखें फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ नॉट करेक्ट? ये जो स्टेटमेंट्स हैं वो लाइसोसोम के बारे में स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इनमें से हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को ढूंढना है। तो जो पहला है कि लाइसोसोम्स हैव न्यूमरस हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि जो लाइसोसोम है उसका जो न्यूमन है इसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जो एंजाइम्स हैं वो एसिडिक पीएच पे वर्क करते हैं। दे वर्क एट एन एसिडिक पीएच ऑफ अराउंड 4 to 5 pH के बीच में ये काम करते हैं। ये स्टेटमेंट करेक्ट, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट। लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स, ऑब्वियसली दे आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स। तो ये तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। चौथा ऑप्शन हमारे पास बच गया, वो जो है इनकरेक्ट होगा। एक बार देख लेते हैं कि क्या है। लाइसोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं बनते हैं, वो गोल्गी बॉडीज़ में बनते हैं। तो हमारे पास जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है दैट इज़ फोर्थ। The shorter and the longer arms of a submetacentric chromosomes are referred to as। ये जब हमने अपनी पिछली वीडियो में सबमेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स को डिस्कस किया था तो वहाँ पे मैंने बताया था कि शॉर्टर आर्म को और लॉन्गर आर्म को क्या बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। ये क्वेश्चंस अराउंड 45 क्वेश्चंस जो हैं वो हमने डिस्कस किए हैं इस चैप्टर से, अराउंड 45 क्वेश्चंस। अब आप ये भी देख लें, ये भी एनालाइज करें कि किस तरीके से क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो रिपीट हो रहा है। कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत बार आए, जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ पॉलीराइबोसोम वाला जो क्वेश्चन है वो हमने कम से कम 2-3 बार डिस्कस किया इन वीडियोज़ में, पॉलीसोम में फिर पॉलीराइबोसोम। फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हमने 2-3 बार डिस्कस किया। उसके बाद हमने जो क्रोमोसोम्स हैं सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम वाला जो स्ट्रक्चर है उसको भी 2-3 बार डिस्कस किया। राइबोसोमल आरएनए और न्यूक्लियोलस का जो फंक्शन है उसको भी हमने 2-3 क्वेश्चंस में देखा। तो इस तरीके से ये जो कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इनको आप बार बार रिवाइज़ करें, और एनसीईआरटी की हर एक लाइन को, हर एक फिगर को, हर एक टेबल को आप अच्छे से पढ़ें, अच्छे से उसको रिवाइज़ करें, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से ही सॉल्व हो जाएंगे। तो इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। जब हमारा नेक्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो हम उसके क्वेश्चंस को इसी तरीके से डिस्कस करेंगे। अगर आपके कुछ सजेशंस हैं, अगर आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी।